अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। और आज मेरा टेस्ट था जीएसटी का और आप लोगों के काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं, मैंने अभी देखे हैं। और एक मिनट जी। तो उसी हवाले से मैंने कहा मैं रिस्पॉन्ड कर दूं, और कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी है। मेरा पेपर कैसा गया, मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि सखर आईबी वाले जो हैं, ये जो टेस्ट जिन्होंने कंडक्ट कराया है, ये आंसर कीज़ के अंदर जो है ना वो इतने ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगे। तो मैं अभी, और हम साइंस का भी कुछ करते हैं अभी सबसे पहले मैं आपके कमेंट्स देख लूँ। ये मैं अच्छा, यूसरा अली सर, आप क्लास कंटिन्यू रखें। जी जी बिल्कुल, क्लास में कंटिन्यू करूँगा। अभी ये छोटी सी वीडियो मैं आपको जीएसटी के जो एक्सपीरियंस हुआ है मुझे, उसके हवाले से बताता हूँ। नजमुन्निसा भट्टी सर, आज का पेपर साइंस का पोर्शन एक्सप्लेन करा दें। बिल्कुल, इसी वीडियो में कराऊंगा इंशाल्लाह। सर, आज का साइंस का एमसीक्यू फॉर्म कह रहे हैं, एमसीक्यू सॉल्व करवा। जी जी, वही करवाऊंगा मैं। ताहा दाहरी सर, जब डाउनलोड स्लिप पर जाता हूँ तो वहाँ पे लिखा हुआ है नो स्लिप अवेलेबल। ताहा बेटा, मसला ये हो रहा है कि अब स्लिप्स का बहुत ज़्यादा इशू हो चुका है, ठीक है। तो अब इनकी हेल्पलाइन पे कॉल करो डायरेक्ट। इन लोगों ने अपना पोर्टल बंद कर दिया है, वहाँ पे स्लिप्स अब नहीं आ रही हैं। तो सखर आईबी की जो हेल्पलाइन है उसके ऊपर कॉल कर लें, देखो ये क्या कहते हैं। साद एहसान, आई जस्ट गिव अ टेस्ट टुडे, इट वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट, काइंडली वर्क हार्ड ऑन उर्दू, इट वाज रियली टफ, थैंक यू सर फॉर द साइंस, मोस्ट वेलकम। साद जी, उर्दू पे और करते हैं हम काम। काशिफ अली सर, व्हेन विल यू अपलोड क्लास 7, 8, 9 उर्दू एमसीक्यूज़। मैं कल से कर रहा हूँ यार इंशाल्लाह, ठीक है। कल ट्यूसडे है ना इंशाल्लाह। यूसरा अली, कैसा हुआ पेपर सर। जी जी यूसरा, मैं बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ आपको अभी। बज़ में तन्हाई, आपका आज टेस्ट था। जी मेरा आज टेस्ट था। थैंक्स सर, मैथ्स की प्रिपरेशन कैसी है, सब बताते हैं। राबिया माशाल्लाह, गुड एफर्ट, थैंक यू राबिया। मोहम्मद तहा की पीडीएफ में मटेरियल कहाँ से मिल सकता है। अच्छा, मैं अभी देखता हूँ उनका, मैं आपको वो लिंक सेंड कर देता हूँ जहाँ पे इनका पीडीएफ है, ठीक है। तहा हनीफ़ सर, आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्लीज़ वीडियो अपलोड करें। जी हनीफ़, मैं करता हूँ वीडियोस। इंग्लिश लर्निंग सर, मैट्रिक उर्दू भी समझाइए। जी, उर्दू पे आ रहे हैं, उर्दू पे आना है बिल्कुल, उर्दू बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्या कह रहे हैं अब्दुल्ला, हिजॉब मतलब जब राइटर अपनी राइटिंग में मुजम्मत करे, यानी मुजम्मत राइटिंग्स, मुजम्मती राइटिंग्स। अब्दुल्ला, मुझे समझ नहीं आया तुम क्या कहना चाह रहे हो, एक्सट्रीमली सॉरी। हिना दालिया सर, उर्दू की तैयारी के लिए बहुत परेशान थी, देन आफ्टर सर्चिंग आपकी एक वीडियो देखी और सारी टेंशन दूर हो गई। उर्दू की तैयारी हो जाएगी, थैंक्स अलॉट। हो जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह पे यकीन रखें, सब हो जाएगा। सर, आप बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत शुक्रिया हिना, थैंक यू सो मच। तौकीर, थैंक्स, मोस्ट वेलकम डियर। हिना सर, उर्दू की करवा दें। जी करवाता हूँ मैं, वही करवाऊँगा इंशाल्लाह। कंप्यूटर, असफ़र बिल्कुल सही, कंप्यूटर का सेक्शन करना है, 9th का ही आया था आज भी। और मोहम्मद मौज़म सर, डेली बेस पे लेक्चर अपलोड करें। यार डेली बेस पे बड़ा मसला हो रहा है ना मौज़म, मैं करता हूँ यार इंशाल्लाह, निकालता हूँ टाइम। आज भी मैं टेस्ट दे के डायरेक्ट सेंटर गया हूँ, वहाँ पे मेरे 2-2 घंटे के 2 लेक्चर्स थे। तो टेस्ट दे के डायरेक्ट वहाँ पर गया, 4 घंटे वहाँ पे लेक्चर्स दिए, फिर घर आया हूँ, फिर फ़रागत अभी कुछ मिली है तो आप लोगों के साथ वीडियो बना रहा हूँ। 8 क्लास की सब्जेक्ट्स कब करेंगे, करता हूँ ज़रीन अब्बास। 8 क्लास के ऊपर ही, हम साइंस की तो कर ही रहे ना, साइंस कंप्लीट करा दूँ, साथ ही कोशिश कर रहा हूँ उर्दू भी करा दूँ। ज़रिया, अब प्लीज़ प्लीज़ प्लेलिस्ट बनाइए। ज़रिया, प्लेलिस्ट तो बनी हुई है ना, आपने चेक नहीं किया, प्लेलिस्ट तो बनी हुई है। कंप्यूटर का भी बता दें, बिल्कुल असफ़र, कंप्यूटर का बताता हूँ। बीनिश अकबर सर, पीडीएफ मिल सकते हैं लिंक में। बिनिश, मेरे पास पीडीएफ नहीं है, आई मीन यही है जो इस तरह से कुछ स्लाइड्स या लिख के जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अनम शेख, 7-8 के अपलोड कर दें। जी जी करता हूँ मैं। मदिया खान सर, प्लीज़ 9th की ग्रामर पे बनाए ना प्लीज़, यू आर सच अ नाइस टीचर, आई विल विश मुझे आपसे पढ़ना नसीब होता। अल्लाह ताला आपके नसीब और अच्छे करे, मुझसे भी बहुत बहुत अच्छा टीचर मिले आपको। एक छोटी सी कोशिश है, बहुत शुक्रिया आप लोगों के प्यार का। FSK, ये तो मेरे मेंटोर हैं, इट्स FSK, मेरे कुलीग भी हैं, राइजिंग स्टार, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बीनिश अकबर, वालेकुम सलाम सर, व्हेन यू अपलोड क्लास। ओके, मैं बस ये थोड़े से मैं आगे चलता हूँ, आप लोगों के कमेंट्स हो गए। अच्छा देखो, अब पहले एक क्राइटेरिया समझ लो,
जीएसटी का जो क्राइटेरिया है ना, पासिंग क्राइटेरिया, ठीक है, उनके ये हैं 20 एमसीक्यूज़ होंगे आपके उर्दू के, या अगर सिंधी में आप दे रहे हैं तो आपकी सिंधी मदर टंग। फिर सोशल स्टडीज़, जनरल नॉलेज, इस्लामियात और इथिक्स, सही है, इसके 10 क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश के 20 हैं, मैथमेटिक्स के 20 हैं, साइंस के 20 हैं, कंप्यूटर के 10 हैं, सही है। आपको 45% एटलीस्ट लेना है सारे क्वेश्चंस में, तो आप पास हो जाएंगे, और कलेक्टिवली ये 55% बनेगा। मैंने इसका कुछ यहाँ पे ये लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। यू मस्ट ऑब्टेन 9 मार्क्स फ्रॉम ईच सब्जेक्ट आउट ऑफ 20, यानी 20 क्वेश्चन वाले जितने भी MCQs हैं ना, 20 क्वेश्चन वाले जितने भी पोर्शन हैं, उसमें कम से कम आपको 9 मार्क्स लेने हैं, तो आपके 45% बन जाएगा, सही है, ठीक है। और जो 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन है उसमें कम से कम 4 या 5, 4 भी अगर हो जाएं तो बहुत है, तो आपका 45% बन जाएगा 4-5 पे, ठीक है। अच्छा, तो आपको कम से कम जो है 55% लेनी है पास होने के लिए। 55% पे आप पास हो जाओगे, मगर इस क्राइटेरिया के साथ 9-9-9 और ये 4, इस तरह इस क्राइटेरिया के साथ कि 20 में से कम से 9, कम से कम 9। ऐसा नहीं है कि आपने एक के अंदर जो है वो 3 या 4 लिए हैं और बाकी सब में बहुत अच्छे लिए हैं और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, तो ये क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं हो सकेगा। मेरा जो है मेरे 64 मार्क्स हैं। अभी आंसर शीट जो है वो हो चुकी है अपलोड, मैं सब दिखा देता हूँ आपको। और जो ये जो क्राइटेरिया है पूरा का पूरा फुलफ़िल हो रहा है। मैथ्स ने मार दिया यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैथ्स जो है कुछ 8-9 साल हो गए मैं मैथ्स की प्रैक्टिस में ही नहीं हूँ। और मैट्रिक और की मैथ्स थी कुछ, आई डोंट नो, या फर्स्ट ईयर की थी, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। तो मैं तो वैसे प्री मेडिकल साइड का हूँ, मैथ्स तो वैसे भी मेरा सब्जेक्ट नहीं है। तो मुझे भी किसी ने मैसेज किया था, आई डोंट नो, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने फेसबुक पे मैसेज किया था। उन्होंने कहा था कि सर, साइंस वालों को मैथ्स का इशू होता है और मैथ्स वालों को साइंस का इशू होता है। वो बात बिल्कुल ठीक उन्होंने कही थी। तो खैर मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 64 मार्क्स आ गए हैं इसी क्राइटेरिया के ऊपर। तो 55 का क्राइटेरिया भी पूरा हुआ हुआ और ये 45% वाला क्राइटेरिया भी मेरा पूरा हुआ हुआ है, मैंने चेक कर लिया। मगर 2 क्वेश्चंस जो है ना साइंस के, क्वेश्चन नंबर 71 और 73, दोनों गलत हैं जी। जो उनकी आंसर शीट दी है ना, उसमें आंसर दोनों गलत हैं। और एक इंग्लिश का जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ भी, वो भी। तो अगर ये तीनों मार्क्स मिल जाते हैं तो मेरे हो जाएंगे कुछ 67 मार्क्स, ठीक है, सही है, विच इज़ क्वाइट डिसेंट। उसके बाद ये भी पासिंग क्राइटेरिया हो चुका है। और भी अच्छे हो जाते हैं अगर मैं मैथ्स में थोड़ा अच्छे ले लेता। मैथ्स में मैं बिल्कुल आप कह लें कि एग्जैक्ट 9 मेरे क्वेश्चन सही हुए हैं, और मुझे इसकी उम्मीद ही नहीं थी, बिकॉज उसमें अभी मैं पेपर दिखाता हूँ, लोगैथ्रम है और मैट्राइसिस हैं, अलजबरा है। मेरी जो थोड़ी बहुत तैयारी थी, मैं समझ रहा था 5, 6, 7 से आएगा, कुछ रेशो, प्रोपोर्शन या कुछ फैक्टराइजेशन, LCM वगैरह, तो ये तो कर लेंगे। लेकिन ये थ्योरम आ गए और ये इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आ गए, तो उसकी तो बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं थी। फिर भी अल्लाह ने इज़्ज़त रखी, बचा लिया, बच गए बाल बाल। तो एक और बात मैं यहाँ पे कहना ये चाहूँगा कि हम लोग मैथ्स को हव्वा बना रहे हैं कि यार मैथ्स मैथ्स मैथ्स। भाई देखो, मैथ्स यकीनन 20 मार्क्स का है, लेकिन मेरी ये स्ट्रेटेजी रही थी जिसमें मुझे देखो अभी कामयाबी मिल भी गई। मैंने कहा अगर मैं मैथ्स को ही लेके बैठ जाऊँगा ना, तो पल्ले तो मेरे कुछ नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये चीज़ जो है ना प्रैक्टिस मांगती है, और प्रैक्टिस से हम बहुत दूर हैं अभी। कोई 8-9 साल हो गए, मेरा तो सब्जेक्ट भी नहीं था मैथमेटिक्स। तो मैं क्यों इस मैथ्स के पीछे अपने ये उर्दू के, इस्लामियात के, इंग्लिश के, साइंस के सब्जेक्ट्स को छोड़ूं जो कि 20-20-20 और 10 मार्क्स के हैं। आई समझो बात। तो इन पे जब ज़्यादा मैंने फोकस किया और मैथ्स का हल्का फुल्का देख के चला गया, हो गया बहरहाल मैथ्स का भी, अल्लाह का शुक्र है। ये समझ में आया, मेरा समझ में आया। अब मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो मैं ना आपके सामने ही ये सक्खर IBA जो है, इनकी जो वेबसाइट है, यहाँ से मैं, ये आप देख रहे हैं, ये 13 सितंबर, ठीक है, इनकी आंसर की जो है ना वो डाउनलोड कर रहा हूँ, आपके सामने ही कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गई है डाउनलोड, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ये इनकी है, जी सही, ये डाउनलोड हो चुकी है। एक और भी मैंने डाउनलोड की थी, ये वाली जी, ये उर्दू मदर टंग उर्दू वाली, ठीक है। ये वही है जो भी मैंने डाउनलोड की है। अब आप ज़रा देखिएगा क्वेश्चंस जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। दिस वन, ऑलराइट, ओके। इसको अभी मैं साइंस पर आता हूँ पहले।
फिर मैं मैथ्स वैथ्स का आपको दिखा दूँगा। ये देखो यार, ये आउट भी होगा, आई डोंट नो कैसे आउट होगा। ओके, ये आपको नज़र आ रहा है, ये साइंस का पोर्शन है 20 क्वेश्चंस का, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर ये 71 है, वाई डज अ पीस ऑफ ब्रेड बिकम वेट व्हेन च्यूड इन डैश एंड इट टेस्ट स्वीट्स, ठीक है। व्हेन च्यूड इन माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन, टंग। स्टमक और इंटेस्टाइन तो हो ही नहीं सकते, सही है। च्यूड इन, ये चबाई कहाँ जाती है कोई भी चीज़, या हम जो लुकमा या निवाला लेते हैं वो माउथ में चबाया जाता है, बिकॉज माउथ में बक्कल कैविटी है, सही है। आंसर टंग नहीं होगा, टंग का रोल है जब ये च्यू हो जाता है ना अच्छी तरह, तो उसको रोल बैक करके ईसोफेगस में रखना या ईसोफेगस की तरफ पुश करना, ठीक है, जो कि उसकी खाने की नाली है, सही है ना, अगर मैं आम जबान में लेमन में लैंग्वेज में कहूँ। सो माउथ शुड बी द राइट आंसर 71 का। इन्होंने आंसर की में टंग दिया हुआ है, मैं यहाँ पे आंसर की ओपन कर रहा हूँ। 71 क्वेश्चन नंबर डी, सही है। 71 डी, कहीं से भी टंग का कोई रोल ही नहीं है च्यू के अंदर, मतलब खाने के चबाने में ये माउथ का रोल है। माउथ में बक्कल कैविटी होती है, वो उसको अच्छी तरह च्यू कर लेता है, उसके बाद वो च्यूड फूड जो है ना वो उसको रोल बैक करती है एसोफेगस में टंग। तो यहाँ शायद इस टेस्ट स्वीट्स की वजह से, और टंग का दूसरा जो रोल है वो इसका है कि उसमें टेस्ट वगैरह जो है वो हमें पता लगता है। अब मैं इसको ज़रा गूगल पे भी आपको दिखा देता हूँ, द रोल ऑफ अ टंग, कि अगर कहीं टंग के रोल में हमें च्यू का कोई चीज़ मिल जाए, ठीक है। अरे यार, कौन सा वाला रोल लिख दिया मैंने, एक मिनट, सॉरी। ऑलराइट, ठीक है। अब ये देखो, टंग फंक्शंस एज अ डाइजेस्टिव ऑर्गन बाय फैसिलिटेटिंग द मूवमेंट ऑफ फूड, फूड की मूवमेंट में फैसिलिटेशन करता है ड्यूरिंग मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन का मतलब होता है चबाना, सही है। तो जब चबाई जा रही होती है फूड तो उसकी मूवमेंट में मदद करता है। असिस्ट इन सैलोइंग, निगलने में मदद देता है, ये काम है टंग का, सही है। और अदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं, स्पीच और टेस्ट। च्यू कहीं भी नहीं है, ठीक है। और ये देखो, योर टंग हेल्प्स आउट पुशिंग द फूड अराउंड वाइल यू च्यू विद योर टीथ। आप अपने टीथ से च्यू करते हो, और वो टीथ कहाँ पर होते हैं, माउथ में होते हैं, सही है। ये हमें साइंस पढ़ा रहे हैं, हमने कब से साइंस पढ़ी हुई है, शक्कर आईबीए वाले। आई मीन मतलब मुझे गुस्सा आ रहा है एक तरह से, गॉड, ठीक है। अच्छा चलो, इसका समझ में आया, क्लियर हुआ। अच्छा, सेकंड है, विच इज़ सीक्रेटेड बाय लिवर, विच इज़ सीक्रेटेड बाय लिवर, इसको थोड़ा सा जूम इन कर दूँ, यप, हियर इट इज़, ओके। विच इज़ सीक्रेटेड बाय लिवर एंड स्टोर्ड इन गाल ब्लैडर। इन चारों सीक्रेशंस में से वो कौन सी सीक्रेशन है जो कि लिवर जो है वो सीक्रेट करता है और गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। स्लाइवा, नो 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 नो, नेवर। गैस्ट्रिक जूस, नेवर। पैनक्रियाटिक जूस, ये तो पैनक्रियास सीक्रेट करता है। बाइल, बाइल जो है वो लिवर की सीक्रेशन है और गाल ब्लैडर में स्टोर होती है, ठीक है। वेयर वेयर केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स स्टार्ट, ठीक है। अब आप देखो, ये इन्होंने इसमें भी गलती की है। ये आपसे पूछ रहे हैं वेयर केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स, माउथ, इसोफिगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो भाई प्रोटीन की जो डाइजेशन है ना वो स्टमक में स्टार्ट होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में ख़त्म हो जाती है। स्टमक में जो है ना HCl की प्रोडक्शन की वजह से पेप्सिनोजिन जो है वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है एक्टिव फॉर्म में, और वो प्रोटियोलाइटिक इंजाइम है। तो प्रोटीन्स की डाइजेशन स्टमक में हो रही है। माउथ के अंदर तो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होती है, ठीक है, अमाइलेज जो उसमें से वो निकलता है इंजाइम। सो सी शुड बी द राइट आंसर, 73 का आंसर सी, और मैं सी लगा के आया था, बट कूडोज टू देम। मैं इनकी ज़रा 70, यस, ऑलराइट, 73 का उन्होंने ए दिया हुआ है, आपको नज़र आ रहा है ये जी, 73 का ए ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये रहा 73 ए। कहीं से भी माउथ की जो है वो डाइजेशन प्रोटीन्स में नहीं होती। फैक्ट से बात करूँगा, अभी दिखाऊंगा गूगल पे आपको, बगैर फैक्ट के बात करना सीखा ही नहीं है, ठीक है। स्टमक में होती है भाई, स्टमक में होती है, ज़िंदगी गुजरेगा ये पढ़ते हुए।
चलो यहाँ पे दिखाता हूँ अब आपको। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगन्स इन, लोगों ने सर्च भी किया हुआ है जी। Digestion of proteins begins in stomach, all right, where HCl and pepsin begins in process to break down protein into their अभी बताया मैंने आपको HCl और पेप्सिन के बारे में। चलो नीचे और आ जाते हैं। प्रोटीन डाइजेशन बिगन व्हेन योर फर्स्ट स्टार्टिंग च्यू, ये च्यू जो हो रहा है ये माउथ के अंदर हो रहा है। फिर दो एंजाइम्स जो सलाइवा से निकलते हैं, एमाइलेज और लाइपेज। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पार्शली ब्रेक करता है, लाइपेज लिपिड्स को पार्शली ब्रेक करता है। द मोस्टली ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। आ गई ये बात। वंस अ प्रोटीन सोर्स रीचेज योर स्टमक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम्स कॉल्ड प्रोटीएस ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर चेन। कहाँ पर हो रहा है काम? स्टमक के अंदर, ठीक है, सही है जनाब। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स बिगन्स इन, करेक्ट आंसर। अच्छा ये तो कोई वो है टॉपर वगैरह है, इसको खोलना। अच्छा ओके हो गया ना ये। और कहीं दिखा रहा है ये तो वही है, और कुछ कोई दूसरी। ये देखो, एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स बिगन्स इन द स्टमक विद द एक्शन ऑफ एंजाइम्स ऑफ पेप्सिन। सही है, हो गई क्लियर चीज़, ठीक है। कर दी इन्होंने गलती यहाँ पर। ये इन्होंने कहा है माउथ में हो रही है प्रोटीन की डाइजेशन। पता नहीं ये कहाँ की मखलूक किसकी बात कर रहे हैं जिनकी माउथ में होती है प्रोटीन की डाइजेशन। इस गोले की तो नहीं है भाई, पता नहीं कौन सा गोला है वो। बहरहाल इसका आंसर सी है। ये गलत किया हुआ इन्होंने, मैंने आपको दिखा भी दिया है कि 73 का इन्होंने सी के बजाय ए किया हुआ है। 73 का इन्होंने ए किया हुआ है, सही है। अच्छा 74 पे चलते हैं। फर्टिलाइजर्स आर यूज टू फिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट। सिंपल, फर्टिलाइजर्स हम क्यों यूज़ करते हैं प्लांट्स के लिए? ताकि उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो। रिप्रोडक्टिव नहीं, कोई सर्कुलेशन कहाँ होती है सर उसमें, ट्रांसपोर्टेशन नेवर, इट्स द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। तो ये सही है, ठीक है। 74 का बी, चलो यहाँ भी देख लें हम, 74 का बी, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है। आगे चल रहे हैं। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, फार्माकोलॉजी, एंटेमोलॉजी। भाई इम्यूनोलॉजी जो है ना वो स्टडी है आपकी इम्यून सिस्टम की, सही है, इम्यूनिटी की, क़ुव्वत मुदाफ़त की। मॉर्फोलॉजी जो है वो आपके फ़िज़िकल स्ट्रक्चर जो होते हैं बॉडी के उनकी स्टडी होती है। फार्माकोलॉजी जो है आपकी ड्रग की स्टडी है कि आपने जो मेडिसिन ली है वो किस तरह से ब्रेक डाउन हो रही हैं, वो अपना क्या इफ़ेक्ट दिखा रही हैं बॉडी पर, और बॉडी क्या रिस्पॉन्स दे रही है उन ड्रग का, ये होती है फार्माकोलॉजी, सही है। एंटेमोलॉजी इज़ द राइट आंसर। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज एंटेमोलॉजी, यही सही आंसर है। अच्छा आगे चल रहे हैं। साइनोबैक्टीरिया इज नोन एज ब्लू ग्रीन एल्जी, येलो ग्रीन एल्जी, ब्राउन एल्जी, रेड एल्जी। तो इसका खैर मुझे तो आंसर पता था, ब्लू ग्रीन एल्जी है इसका। आप लोगों ने शायद ना पढ़ा हो या किसी को पता हो, किसी को नहीं पता हो। जिनको पता है वो इसी पे लगाएंगे ऑब्वियसली। ये इंटर की बायोलॉजी में है वैसे ही। लेकिन अब तक की जो हमने कवर किए हैं जर्नल साइंस की उसमें मुझे ये कहीं नहीं मिला साइनोबैक्टीरिया का, लेकिन वैसे मुझे मालूम था इट्स अ ब्लू ग्रीन। साइनोबैक्टीरिया जो है वो ब्लू ग्रीन एल्जी भी कही जाती है। अच्छा पीरियड्स इन दी पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल है ना उसमें जो पीरियड्स हैं, ग्रुप्स और पीरियड्स दो तरह से हमने डिवाइड किया हुआ ना उनको एलिमेंट्स को। तो ये कह रहा है जो पीरियड्स हैं वो क्या होती हैं, वो हॉरिजॉन्टल रोज़ होती हैं या वर्टिकल रोज़ होती हैं, बोथ ए एंड बी, या फैमिली। फैमिली तो हो ही नहीं सकता, इसको काट दो यहीं से, ए एंड बी भी नहीं हो सकता, इसको काट दो। या तो पीरियड्स हॉरिजॉन्टल रोज़ होंगी या वर्टिकल कॉलम्स होंगे। तो हमेशा हमेशा याद रखना पीरियड्स जो होते हैं ना वो हॉरिजॉन्टल रोज़ होती हैं, ये जो रोज़ ऐसे यूँ जा रही हैं, सही है। और ग्रुप्स जो होते हैं ना वो वर्टिकल ऐसे यूँ आ रहे होते हैं। ग्रुप 1 है, ग्रुप मैं दिखाऊँ आपको, ओके हम यही देख लेते हैं। ऑलराइट पीरियोडिक टेबल, इमेज दे दो बाबा जी। मैं यहाँ पे पीरियोडिक टेबल आपके सामने ओपन कर रहा हूँ, ये देखो, ये जो है ना ये वर्टिकल लाइंस जो आ रही हैं, सही है, ये हैं ग्रुप्स। ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, और ये जो हॉरिजॉन्टल ये ऐसे 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 ये जो हॉरिजॉन्टल रोज़ है ना इनको हम कहते हैं पीरियड्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पीरियड्स
इन द पीरियोडिक टेबल आर हॉरिजेंटल रोज। 77 का ए हम यहाँ चेक भी कर लेते हैं, इनकी जो आंसर शीट है 77 का ए, ठीक है, सही है। अच्छा आगे चल रहे हैं। विच सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल टू कम्युनिकेट एंड कोऑर्डिनेट फॉर द बॉडी फंक्शंस। अब आप मुझे बताओ, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये तो इतना आसान सवाल है कि 4th क्लास का बच्चा भी कर ले। अभी पूरा इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी नर्वस सिस्टम पे, इसको एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। तो नर्वस सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी का सिस्टम है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन। हम कम्युनिकेट करते हैं अपने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, नर्व्स के थ्रू, ठीक है। तो ये तो क्वाइट सिंपल है। आगे चल रहे हैं। 79 द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द यूज़ ऑफ लिविंग थिंग्स सच एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स एटसेट्रा टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन। अभी रिसेंट वाली जो बिल्कुल लास्ट मेरी जो वीडियो है जिसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी का हमने चैप्टर पूरा कवर किया है, पूरी की पूरी डेफिनेशन उठा के डाल दी इन्होंने। वही मैं आपको कह रहा था ना कि ह्यूमंस के अलावा जितनी भी लाइफ है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, एनिमल सेल्स हो या प्लांट सेल्स हो, उनसे हम कोई भी कंटेंट्स, डिफरेंट किस्म के कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं और उनसे ह्यूमंस के लिए यूज़फुल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इस स्टडी को हम कहते हैं, या इस ब्रांच ऑफ साइंस को हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हमने बैक्टीरिया की एग्जाम्पल पढ़ी थी कि बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड होता है, स्मॉल पोर्शन ऑफ डीएनए, उसके अंदर हम इंसुलिन की जीन्स इंसर्ट करते हैं और उसकी रिप्लिकेशन से हमारे पास बहुत सारी इंसुलिन का जो है ना वो अमाउंट क्रिएट हो जाता है। सही याद आया? तो जिन लोगों ने वीडियो देखी उनको पता होगा। द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज़ एब्रीवेटेड एज, रियली, मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की एब्रीवेशन पूछ रहे हैं। कहीं तो इतना आसान, कहीं इतने मुश्किल सवाल। खैर, तो भाई डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की एब्रीवेशन है डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये दोनों कुछ भी नहीं है। चलो आगे चल रहे हैं। एन ऑप्टिक पीस ऑफ कर्व ट्रांसपेरेंट ग्लास डेट रिफ्लेक्ट्स द लाइट इन अ स्पेसिफिक वे इज कॉल्ड, ठीक है। एक ऑप्टिक पीस है, कर्व है, थोड़ा सा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है एक स्पेसिफिक वे में, वो क्या है? फाइबर, लेंस, स्पार्कल, प्लास्टिक। वेरी वेरी लॉजिकल और बहुत आसान। फाइबर तो है ही नहीं कोई ऑप्टिक पीस। स्पार्कल तो किसी चीज़ के चमकने को कहते हैं, ठीक है। प्लास्टिक का कहाँ से आ गया? ट्रांसपेरेंट ग्लास वगैरह कोई बनता ही नहीं। सो इट्स लेंस है वो ट्रांसपेरेंट ग्लास जो कि लाइट को रिफ्रैक्ट करता है, रिफ्लेक्ट नहीं, रिफ्रैक्ट करता है, और फिर हमें चीज़ों का अंदाज़ा होता है। अच्छा, एक ये क्वेश्चन है। अ ट्रक हैज़ अ टायर ऑफ एरिया 3 मीटर स्क्वायर, इट puts a pressure of 4000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑन द रोड, व्हाट इज़ द वेट ऑफ अ ट्रक। वेट पूछ रहे हैं आपसे और हिंट दी हुई है, वेट जो एक फोर्स है सिंपली, ठीक है। तो इसका ये तो बहुत सीधा था, इसको 3 को ना 4 से मल्टीप्लाई करना था 4000 से और आपका आंसर आना था, ठीक है। यानी जितना भी एरिया है ना उसको प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स निकल आएगी वेट की। इन्होंने हिंट भी दिया हुआ, वेट जो है वो फोर्स बन रही है। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 12, तो इट्स ऑब्वियसली 12000 न्यूटन। दैट इज़ द राइट आंसर। ऑलराइट, 82 का ए यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 82 का ए, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सा। आगे चल रहे हैं। इफ़ क्या कह रहा है ये? इफ़ द कंटेनर ऑफ अ इनक्लोज्ड गैस हीटेड, व्हाट विल हैपन इनसाइड द कंटेनर। भाई एक कंटेनर के अंदर गैस है और वो इनक्लोज है और उसको हीट दी जा रही है, तो अंदर कंटेनर में क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज़ होगा, प्रेशर डिक्रीज़ होगा, गैस विल कंडेंस इनटू लिक्विड, या कुछ भी नहीं होगा। देखो गैस तो कंडेंस नहीं होने वाली, इसको तो यहीं क्रॉस कर दो, ठीक है। प्रेशर विल डिक्रीज़, रियली प्रेशर क्यों डिक्रीज़ होगा? जब हीट उसको दी जा रही है तो उसके अंदर तो प्रेशर इंक्रीज़ होगा, ठीक है। मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूवमेंट के अंदर आएंगे, उनमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो एक प्रेशर क्रिएट करेंगे, तो प्रेशर विल इंक्रीज़। गैस को इनक्लोज किया हुआ है आपने, बंद किया हुआ है, मूव नहीं कर रहा वो कंटेनर, उसको इनक्लोज किया हुआ और पीछे से आपने हीट भी दे दी है, तो हीट एनर्जी जब उनके अंदर आएगी तो भाई वो तो इधर उधर भागेंगे, प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे वो, तो प्रेशर विल इंक्रीज़। ऑलराइट, आगे चल रहे हैं। 84 इफ़ एन इनक्लोज्ड गैस कंटेनर विद मूवेबल पिस्टन इज़ हीटेड, व्हाट विल हैपन। अब यहाँ पे उन्होंने कंडीशन दी है कि वही कंडीशन है, हीट दे रहे हैं हम गैस को, लेकिन अब जो पिस्टन है ना ऊपर वो फिक्स नहीं है बल्कि वो मूवेबल है, यानी अगर प्रेशर बढ़ेगा तो पिस्टन जो है वो मूव कर जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा?
वॉल्यूम विल डिक्रीज, वॉल्यूम कम होगा, गैस वॉल्यूम विल बी सॉलिडिफाइड, मॉलिक्यूल्स विल बी सॉलिडिफाइड, नो इफेक्ट एट ऑल, वॉल्यूम विल इंक्रीज्ड। ठीक है, तो गैस मॉलिक्यूल विल बी सॉलिडिफाइड, इसको तो यहीं काट दो, ये तो कहीं से है ही नहीं। नो इफेक्ट एट ऑल, नहीं भाई इफेक्ट तो होगा। अब ये दो बच गए, वॉल्यूम विल डिक्रीज या वॉल्यूम विल इंक्रीज। तो देखो पिस्टन जो है वो मूवेबल है, ठीक है, अगर वो मूवेबल नहीं होता तो प्रेशर इंक्रीज होता। अभी पिस्टन जो है वो मूवेबल है तो प्रेशर उसको पुश करेगा और उसके पुश करने की वजह से वॉल्यूम जो है उसका कंटेनर का वो बढ़ेगा। आई समझे बात? सो वॉल्यूम विल बी इंक्रीज्ड, लॉजिकल सी चीज़ है ना, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, वो प्रेशर है, वो फोर्स है, ऑब्वियसली वो फोर्स लगाएगी तो पिस्टन आगे मूव करेगा तो कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अभी इतना था सपोज़, ठीक है, अब जब उस प्रेशर की वजह से वो वॉल्यूम पिस्टन मूव कर रहा है तो अब इतना हो गया, तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है, 85, व्हाट रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम ऑफ अ गैस एंड प्रेशर। वॉल्यूम ऑफ अ गैस और प्रेशर के दरमियान क्या रिलेशन है? तो हमेशा याद रखना है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा ना, वॉल्यूम जो है वो कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा ओके, पहले इसका 85 का हम आंसर देखें। 85 का आंसर बी, 85 का आंसर कह रहा है बी, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, मैं वॉल्यूम कम कर दूंगा तो प्रेशर बढ़ेगा, मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो वॉल्यूम जो है ना वो उसके इन्वर्स में जाएगा। आई समझ में बात? यानी कि वॉल्यूम को कम करने से प्रेशर बढ़ेगा। इसको ऐसे समझ लो जैसे एक गुब्बारे में हवा भरी हुई होती है ना, ठीक है, भरी हुई, अब उसको मैं अगर दबाऊंगा यानी उसका वॉल्यूम कम करूंगा तो अंदर प्रेशर बढ़ रहा है ना, तो ठीक है, आई समझ में बात? यानी मैं उस गुब्बारे को अगर जैसे जैसे दबाया जा रहा हूँ तो प्रेशर बढ़ रहा और एक टाइम पे मैंने उसका वॉल्यूम इतना कम कर दिया दबा के कि उसमें इतना प्रेशर आया कि वो ब्लास्ट हो गया। ठीक है, आई समझ में बात? तो वॉल्यूम बढ़ेगा जैसे जैसे, सॉरी, वॉल्यूम जैसे जैसे जो हम कम करेंगे प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, वॉल्यूम हम कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, तो ये इन्वर्स में एक दूसरे के। अच्छा जनाब, ये दो सवाल जो है ना ये मेरी समझ में नहीं आ रहे थे भाई, 86 और 87 ये कहाँ से उठा के लाएं? अगर आप लोगों को समझ में आया तो काइंडली मुझे भी बताएं। MRI और CT स्कैन रिजल्टेड फ्रॉम द इमेज एक्सप्लोरेशन ऑफ, आई डोंट नो ये क्या, MRI और CT स्कैन की एप्लीकेशन मैंने इमेज एक्सप्लोरेशन ऑफ सैटर्न, मून, सन, जुपिटर। मैंने तो MRI और CT स्कैन जो है वो ह्यूमंस के ऊपर होते हुए देखा है। ये सैटर्न, मून, सन, जुपिटर ये कहाँ से आ गए? इनकी इमेज एक्सप्लोरेशन में कोई हो सकता है, मैंने गूगल पे सर्च किया, मुझे ऐसा कुछ इतना मिला नहीं, तो खैर मैंने इसको छोड़ दिया था। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ हाउ मेनी सैटेलाइट्स। अब क्लास 6 की आपको याद होगा हमने जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर GPS का एक पूरा पोर्शन है, एक पेज का मेरे ख्याल से, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि कितनी सैटेलाइट्स के ऊपर कंप्राइज होता है GPS। और उसमें लिखा था कि GPS के 3 पोर्शन होते हैं, सैटेलाइट होती है, सही है, रिसीवर होता है और एक और होता है, नाम जहन से निकल रहा है मुझे, 3 पोर्शन होते हैं बहरहाल। लेकिन एक GPS कितनी सैटेलाइट्स पे कंप्राइज कर रहा है ये उसमें कहीं भी नहीं था। ठीक है, तो आप गूगल पे देखेंगे तो डिफरेंट आंसर्स मिलेंगे आपको, आप इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने खैर ये छोड़ दिया था बिकॉज मुझे इसमें, हालांकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, मुझे कर लेना चाहिए था, तुक्का ही लग जाता शायद। ऑलराइट, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? किसकी प्रोडक्ट है मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी ना। मास है वो किसी स्पीड से जा रहा है ख़ास वेलोसिटी से तो मोमेंटम प्रोड्यूस हो जाएगा। मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। फिजिक्स में पढ़ा है हमने, सिंपल है, मास इनटू वेलोसिटी। तो 88 का ए, इसको चेक भी कर लेते हैं, 88 का ए सही है, 88 का ए। ऑलराइट, उसके बाद नीचे आ रहे हैं, अ बॉडी सेट टू बी इन, a body is said to be, alright, a body is said to be in dash if it changes its position with respect to its surroundings। एक बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है अपनी सराउंडिंग्स के लिहाज से, तो क्या होगा? वो अनचेंज, रेस्ट में होगी वो बॉडी, मोशन में होगी या स्टेशनरी होगी? तो रेस्ट और स्टेशनरी का मतलब तो एक ही होता है। अब वो अपनी पोजीशन अगर चेंज कर रही है तो वो किस तरह से रेस्ट या स्टेशनरी फॉर्म में होगी? उसमें कुछ ना कुछ चेंज तो आ रहा है, तो इसलिए अनचेंज भी नहीं होगा, रेस्ट भी नहीं होगा, स्टेशनरी भी नहीं होगा, मोशन। वो अपने मोशन की वजह से अपनी पोजीशन चेंज कर रही है ना, ठीक है। लाइक मैं, मेरे सामने भी ये लैपटॉप रखा हुआ है, मैं इसको उठा के कहीं लेकर जाऊँगा, किसी दूसरी जगह पर रख दूँगा, तो उसने अपनी पोजीशन चेंज करी अपनी मोशन की वजह से, ठीक है। तो सी शुड बी द राइट आंसर, और वो सी ही राइट आंसर है, सही है।
अच्छा, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये प्रेशर का फार्मूला है, ये अभी इसमें क्लास 8 की साइंस में है आई बिलीव, इसमें है, अभी वीडियोस बनाऊंगा तो ये कवर हो जाएगा। तो फोर्स पर यूनिट एरिया यानी एक पर्टिकुलर एरिया पे जितनी स्पेसिफिक फोर्स लग रही है तो उससे क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, उससे प्रेशर प्रोड्यूस होता है। तो ये इसका है। सो ये आपका हो गया पूरा साइंस का। और आपने देखा है कि इन्होंने क्या गलतियाँ की हैं। एक और चीज़ दिखा दूँ मैं, अभी मैं और एक चीज़ बताता हूँ आपको। ये क्या चीज़ है, अच्छा मैथ्स का आप ये देख लें भाई, ये जो मैथ्स वाले हैं द वैल्यू ऑफ ये आई डोंट नो, ठीक है, इस पे मैंने तुक्का लगाया था, लग गया था 34, ये था शायद सही आंसर। और फिर ये तो मुझे मालूम था, द एंगल डेट हैव अ कॉमन वर्टेक्स नो पॉइंट इन देयर, ये इसका तो रिफ्लेक्स एंगल आ रहा था। अच्छा, इफ़ 5 प्लस, ये भी कुछ सही सवाल था, इफ़ प्लस 5 मीन्स प्रॉफिट ऑफ RS5 देन -5 मीन्स, यानी +5 का मतलब है कि प्रॉफिट हो रहा है, तो -5 का मतलब क्या होगा, लॉस होगा क्या, या परचेज ऑफ 5 है, या सेल ऑफ 5 है, या डिस्काउंट, तो सेल ऑफ 5 होगा। देखो सेल तो किया हुआ है उसने, उसके ऊपर 5 का अगर प्रॉफिट मिल रहा है उसे, तो 5 अगर उसको रुपये ऊपर मिल रहे हैं तो प्रॉफिट होगा, 5 रुपये अगर उसको ऊपर नहीं मिल रहे तो वो सेल होगी ना, 5 की उसकी नॉर्मल सेल होगी। खैर इस तरह से थे। और ये सेट का क्वेश्चन था ये, और भी बहुत सारे इसमें थे, ये नीचे आप देख लें, लोगैथ्रम के आ रहे हैं। और ये वाला मेरा सही हुआ था, मैंने इसको थोड़ा सा करके उसी टाइम किया था। और LCM, इसका LCM किस तरह से होगा मुझे नहीं पता। तो ये इसका पता था मुझे, मैट्राइसिस जो आर्थर कैली ने इंट्रोड्यूस कराया था। इस तरह की चीज़ें पता थी तो मैं बच गया मैथ्स में, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज थी, लेकिन इन चीज़ों का इतना ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं पता था। ठीक है, ओके। अच्छा, मैं और आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, इसको नहीं, मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ आपको, हाँ ये चीज़ जी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है 42। अ गुड समरी इज़ जनरली 1/3 ऑफ लेंथ ऑफ डेट ऑफ ओरिजिनल पैसेज। आपसे कह रहा है कि ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हुए हैं ना, इनके एंटोनियम्स लिख दें। एंटोनियम्स मतलब उलट, मुतज़ाद, सही है। अब यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिए हैं, डुप्लीकेट, कॉपी, रिप्लिका, सैम्पल। मैंने लगाया है रिप्लिका, सी, ठीक है, बिकॉज डुप्लीकेट तो उसी की कॉपी होती है और कॉपी ही को डुप्लीकेट कहते हैं, तो ये दोनों मुझे सेम ही लग रहे थे। सैम्पल जो ओरिजिनल चीज़ का सैम्पल लिया जा सकता है। तो रिप्लिका यानी आप किसी मोबाइल की शॉप पर जाओगे तो आप ओरिजिनल ख़रीदोगे या रिप्लिका ख़रीदोगे। ऑब्वियसली रिप्लिका जो है उसकी एक तरह से आप कह लें कि ओरिजिनल तो नहीं होता ना वो, ठीक है। खैर इसको फिर हम चेक करते हैं, गूगल पे हम चेक करते हैं इसको। गूगल बाबा जिंदाबाद। ओके, आ जाइए भैया, ऐसे क्यों दे रहा है ये? अच्छा, ऑलराइट, इसको मैं लिखता हूँ रेप्लिका एंटोनियम, रेप्लिका एंटोनियम। ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा भाई, प्रूफ दे रहा हूँ आपको सब, ठीक है। रेप्लिका का अपोजिट है ओरिजिनल, आ गया समझ में, ठीक है। रेप्लिका का अपोजिट है ओरिजिनल, ठीक है। तो ये भी इन्होंने गलती कर दी। इन्होंने आंसर क्या दिया इसका, इसका सी होना चाहिए था ना, 42 का सी होना चाहिए था। अभी आपके सामने मैंने दिखाया है, इन्होंने 42 का आंसर दिया है। ओके, किधर गया 42? यस, 42 का इन्होंने दिया है ए, यानी कि डुप्लीकेट, सही है। तो ये देख लें, छोटे छोटे सी मिस्टेक्स इन्होंने की, 3 इन्होंने मिस्टेक्स निकाली हैं। अभी अगर ये 3 ग्रेस मार्क्स से देते हैं तो मेरे कुछ 67 मार्क्स हो जाएंगे। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे यार इस सर ने खुद ही कर लिया, सर साइंस वाइंस भी पढ़ाते हैं तो खुद ही अकेले बात करें। हालांकि मैंने आपको सारे प्रूफ दिए हैं गूगल से, ठीक है।
लेकिन ये मैं ही बात नहीं कर रहा, सोशल मीडिया पे भाई बहुत शोर मच चुका है इस चीज़ के बारे में कि शक्कर आईबी वालों का जो है ना वो टेस्टिंग सर्विस पे बड़े सवालात हो रहे हैं। और मैंने एक प्रूफ के लिए, एविडेंस के लिए एक स्क्रीनशॉट भी सेव किया हुआ है। ये इंजीनियर अली रियाज हैं, हमारे सिंधी भाई हैं। अदा आंसर के जेका IBA तरफ आज अपलोड थिया उन मां कज गलतियां हन, प्लीज़ कंप्लीट एंगेज दैट। क्वेश्चन नंबर 71 वही साइंस वाला, 71 माउथ वाला और टंग वाला, एंड 73 वही प्रोटीन्स वाला, स्टमक में डाइजेशन हो रहे थे। 71 एंड 73 फ्रॉम साइंस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 26 के जे सिंधी मां भी गलती अंश अपलोड किए था। हाँ, काइंडली चेक एंड रिपोर्ट, थैंक्स। ठीक है, सॉरी मेरी सिंधी में थोड़ा सा वो उस डायलेक्ट में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। बहरहाल देखा आपने, अभी ऊपर बहुत डिस्कशन थी, मैंने सिर्फ एक ये स्नैप लिए ताकि आपको पता लगे कि चीज़ें हो रही हैं, मैं अकेला ही नहीं इसको फेस कर रहा, काफ़ी सारे लोगों ने फेस किया है। और सिंधी का तो मैंने दिया नहीं था, तो ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 में भी सिंधी के, ये सिंधी स्पीकिंग है तो ये इन्होंने सिंधी का अटैम्प्ट किया होगा, वहाँ पे इनको जो है मिस्टेक आई है। सो ये चीज़ तो हो रही है भैया। ठीक है, आपको समझ में आया जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ये इन्होंने हरकत की है। अब एक चीज़ मैं जो आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा तो GST का हो गया, अल्लाह ताला ने बाल बाल बचा लिया। अब वो UC वाइज लिस्टें लगेंगी, उसमें देखा जाएगा कि कौन टॉप पर आता है, नसीब में होगा तो मिल जाएगा। बहरहाल हमने अपनी सी पूरी कोशिश की। ये जो अभी हमने सॉल्व किया है, नेक्स्ट अभी जिनके पेपर्स आने वाले हैं, पेपर्स बनेंगे इसी तरह से, मगर चेंज होंगे MCQs, ठीक है ना। और उनको भी पता है शक्कर आईबी वालों को कि ये पेपर आउट हो जाएंगे किसी भी तरह से, लोगों को जहन नशीब भी होते हैं, और तो ये क्वेश्चन चेंज होंगे। आप लोग बस तैयारी करते रहें, लगे रहें। मैं PhD की तैयारी में लग रहा हूँ क्योंकि मेरा PhD का स्टार्ट होने वाला है, और मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हूँ बिल्कुल। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा मैं साइंस की भी अपलोड करूँगा वीडियो, और उर्दू भी करूँगा। ठीक है, तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और बहुत शुक्रिया आपके इतने अच्छे रिस्पॉन्स का। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, मैं बहुत जल्द उर्दू की और साइंस की वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ, लगे रहो, और कंप्यूटर की भी करूँगा इंशाल्लाह। तैयारी करते रहो, अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे, आमीन आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।